रीतू की आंखें मुझ पर टिकी हुई थी। फिर उसने मेरे दोनों हाथ पकड़े और फिर लगातार 5 घंटे तक रीतू की। दोस्तों, दिल से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जेके कहानियां में। तो चलिए इस मीठी बातों के साथ आज की खूबसूरत कहानी को शुरू करते हैं। जब मेरी मालकिन बाहर गई तो उन्होंने अपनी 20 साल की बेटी रीतू को मेरी जिम्मेदारी में छोड़ दिया। रीतू दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसकी दूध सी सफेद त्वचा और नीली आंखें उसकी मासूमियत को और भी खास बनाती थी, जो हर दिल को छू जाती, जैसे किसी फूल की पंखुड़ियां पहली बार खिल रही हो। उसकी छोटी छोटी खासियत, जैसे उसकी नाक की हल्की वक्रता या उसके होठों का मधुर आकार, उसे और भी खूबसूरत बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे यह स्थिति मेरे लिए अजीब होती गई। रीतू के सारे काम मैं ही करता था, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। एक रात जब मैं सोया हुआ था तो अचानक मुझे एहसास हुआ कि रीतू मेरे पास ही है। मैंने उसे देखा और अचानक मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे महसूस हुआ कि मैं उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था, यह सोचते हुए कि क्या यह सही है। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की। फिर मैंने देखा रीतू की आंखें मुझ पर टिकी हुई थी। फिर उसने मेरे दोनों हाथ पकड़े और फिर लगातार 5 घंटे तक रीतू की मालकिन बाहर जाने की पूरी तैयारी में थी। सुबह से ही घर में खलबली मचा हुआ था और मुझे भी ज्यादा काम दिए जा रहे थे। उनके लिए सब कुछ ठीक ठाक करना मेरी जिम्मेदारी थी। जब वह मुझे बुलाकर कहने लगी, राहुल, तू जानता है मैं तुझ पर कितना भरोसा करती हूँ, मेरा पूरा घर तेरे हवाले है। उनके इन शब्दों ने मुझे भीतर तक झक छोड़ दिया। इस घर में काम करते करते 15 साल हो चुके थे और अब मैं 28 साल का हूँ। इस दौरान मैंने घर का हर कोना संभालने की कोशिश की। मेरे लिए यह घर सिर्फ काम करने की जगह नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। रीतू को उसकी माँ ने उसे हमेशा प्यार से रखा था। मैंने कहा, मालकिन आप चिंता ना करें, मैं रीतू का ख्याल रखूंगा। लेकिन फिर जो उन्होंने कहा उसने मुझे हिलाकर रख दिया। उन्होंने अचानक मुझसे कहा, रात को तुम मेरी रीतू के पास ही सोओगे, उसके कमरे में रहोगे। यह सुनकर मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गई। मेरा दिमाग चकरा गया। क्या मालकिन सच में मुझसे यह कह रही थी? मैंने थोड़ी घबराहट के साथ कहा, मालकिन मैं कैसे आपकी बेटी के कमरे में सो सकता हूँ, यह ठीक नहीं है, आप सोच समझकर बात करें। उन्होंने कहा, राहुल, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैंने जो कहा वह अंतिम है। तुम रीतू के कमरे में ही रहोगे और वहीं सोओगे। मुझे अंदर से यह बात बिल्कुल सही नहीं लग रही थी, लेकिन मालकिन के सामने बार बार इनकार करने की भी हिम्मत नहीं थी। वह मुझ पर बहुत भरोसा करती थी, लेकिन दिल में मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि किसी भी हालत में मैं रीतू के कमरे में नहीं सोऊंगा। उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, मालिक, जो काफी समय पहले एक दुर्घटना में चल बसे थे। उनके पास इतनी जमीन जायदाद थी कि मालकिन को पैसों की कभी चिंता नहीं करनी पड़ी। रीतू उनकी इकलौती बेटी थी। मालकिन ने उसे लाड़ प्यार से पाला था। मैं जब पहली बार इस घर में आया था तब मालिक जीवित थे। वह बेहद दयालु व्यक्ति थे और मालकिन से बहुत प्यार करते थे। जब भी मैं उन्हें देखता उनकी आंखों में मालकिन के लिए बेहद प्रेम दिखाई देता था कि जब मालिक का देहांत हुआ मालकिन इस सदमे से टूट गई। वह अक्सर कहती, वह वापस आएंगे, वह मुझे छोड़कर यूं नहीं जा सकते। उस समय मैं सिर्फ 15 साल का था, लेकिन मालकिन की यह हालत देखकर मैं फूट फूट कर रोया था। उन्होंने मुझे कभी नौकर की तरह नहीं समझा था, बल्कि हमेशा मुझ पर भी अपनी ममता दिखाई थी। उनकी हालत देखी नहीं जाती थी। जब रीतू पैदा हुई तो मालकिन के जीवन में एक नई रोशनी आई, लेकिन धीरे धीरे उनके जीवन का लक्ष्य बन गई। मालकिन के माता पिता ने कई बार उन्हें दूसरी शादी करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि उन्होंने अपने पति से सच्चा प्यार किया था और अब अपनी पूरी जिंदगी उनके नाम पर ही गुजारेंगे। उन्होंने अपना सारा ध्यान अपने घर और बेटी पर लगा दिया। 12 साल का समय बीत चुका था और अब रीतू बड़ी हो चुकी थी। मेरे लिए मालकिन सिर्फ एक मालिक नहीं थी, वह एक परिवार थी। उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया कि कारोबार की देखरेख भी मेरे हवाले कर रखी थी। मैंने कभी उनके पैसों का दुरुपयोग नहीं किया। यह रिश्ता विश्वास और ईमानदारी पर टिका हुआ था। इस बात को सुनकर मालकिन ने भी अपना बाहर जाने का मन बना लिया, लेकिन जब यह बात उनकी बेटी रीतू को पता
चली तो उसने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। वह अकेली घर पर नहीं रहना चाहती थी। मालकिन ने उसे समझाते हुए कहा, तुम हारी पढ़ाई खराब नहीं करनी चाहिए, इसलिए इस बार तुम यहीं रहो और अगली बार हम साथ चलेंगे। लेकिन मुझे मालकिन की सारी बातें सुनकर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि रीतू बिस्तर पर सोई हुई थी। उसके मासूम चेहरे को देखकर मुझे उस पर थोड़ा तरस भी आया। उसकी मासूमियत ऐसी थी कि कोई भी उसकी देखभाल करने के लिए खुद को तैयार कर लेता। रात गहरा गई और मैंने सोचा कि शायद वह ठीक से सो रही होगी, लेकिन आधी रात के करीब मुझे अचानक से कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई कमरे में चल रहा हो। मैं तुरंत उठकर भागा और देखा कि रीतू सचमुच बिस्तर से उठकर कमरे में टहल रही थी। उसकी आंखें बंद थी और वह जैसे किसी और ही दुनिया में थी। मुझे समझ में आ गया कि मालकिन का कहना सही था, उसे सच में नींद में चलने की आदत थी। मैं थोड़ी देर उसे ध्यान से देखता रहा और फिर धीरे से उसके पास जाकर उसे वापस बिस्तर पर सुला दिया। सुबह जब मैं घर में अकेला महसूस कर रहा था और अपने लिए थोड़ा सुख ढूंढने का मन किया, मैंने तुरंत रसोइये को बुलाया और कहा, भैया एक बढ़िया सी चाय बना दो। उसके बाद सोफे पर बैठकर लंबी सांस ली और सोचा, अब कुछ दिन आराम से गुजारने का समय आ गया है। मालकिन के रहते मैं कभी सोफे पर पैर फैलाकर नहीं बैठता था, लेकिन आज जब घर की मालकिन नहीं थी तो मैंने सोचा कि चलो मालिकाना अंदाज में जीने का थोड़ा अनुभव किया जाए। दरवाजा खुला और रीतू कमरे में आ गई। उसने मुझे उस हाल में देखा और उसके माथे पर गुस्से की लकीरें खींच गई। वह घूरते हुए बोली, राहुल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि माँ की कीमती टेबल पर पैर रखकर बैठो? माँ के आते ही तुम्हारी शिकायत करूंगी। उसकी बात सुनते ही मैं फौरन सीधा बैठ गया। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेबी ऐसा मत कहो, मालकिन से मेरी शिकायत मत करना। मैं घबरा गया था, लेकिन रीतू का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वह आराम से सोफे पर बैठ गई। उसने कहा, माँ घर पर नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम लोग मुझ पर चढ़ जाओ। जब तक माँ नहीं है इस घर की मालकिन मैं हूँ और जो मैं कहूँगी वही होगा। मैंने सिर झुका लिया और बोला, जी छोटी मालकिन, जैसा आपका हुक्म। मेरी कभी भी रीतू से नहीं बनती थी और मुझे परेशान करती थी। मालकिन भी उसे कुछ नहीं कहती थी क्योंकि रीतू उनकी लाडली थी, तो मालकिन भी कह देती, जाओ राहुल छोटी मालकिन कह रही है तो कर दो। यह सब मुझे बेहद चुभता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया था कि अगले कुछ दिन कैसे गुजरने वाले हैं। ऐसे ही पूरा दिन इधर उधर के कामों में ही गुजर गया। जैसे ही रात हुई मैं अपने कमरे में जाने लगा तो रीतू कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो? राहुल, माँ ने कहा था कि तुम मेरे कमरे में सो जाना। यह सुनते ही मुझे मालकिन की बात याद आ गई। मैं हैरानी से रीतू की तरफ देखा। मैंने कहा, छोटी मालकिन, मुझे अपने कमरे के अलावा कहीं नींद नहीं आती। वह कहने लगी, माँ ने कहा था कि तुम सोओगे तो मतलब तुम ही सोओगे, चलो शराफत से आओ मेरे कमरे में। लेकिन मुझे अजीब सी बेचैनी सी शुरू हो गई थी। रीतू बेड पर जाकर लेट गई थी। उसने लाइट बंद कर दिया। मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। भले वह 20 साल की थी। मुझे किसी की एक बात याद आने लगी कि जहाँ एक मर्द और एक औरत हो तो वहाँ तीसरा शैतान होता है। पता नहीं मालकिन ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उनकी बेटी के कमरे में अकेला रहूं। उनको चाहिए था कि वह नौकरानी को रीतू के साथ सुलाती। एक नज़र मेरी बेड पर लेटी रीतू पर पड़ी तो उसके चेहरे पर जाकर मेरी नज़र टिक गई। सोई हुई बड़ी मासूम सी लग रही थी। एकदम ही मैंने अपनी नज़र बदली, अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा कि उससे पहले कि मुझ पर शैतान हावी हो मैं सो जाऊं। कुछ देर बाद मैं सो गया। मोबाइल के तेज अलार्म बजने पर मेरी आंख खुली। मैं हड़बड़ाकर उठकर बैठा तो देखा कि रीतू नींद में ही अपनी मोबाइल का अलार्म बंद कर रही थी। मैं जल्दी से उठकर उसके कमरे से बाहर निकल गया। उसे स्कूल जाना था। मालकिन ने कहा था कि ड्राइवर के साथ रीतू को अकेला मत भेजना, इसीलिए जब रीतू तैयार होकर कमरे से बाहर आई ड्राइवर के साथ मैं जाकर उसे स्कूल छोड़ आया।
तो मालकिन भी कह देती जाओ राहुल, छोटी मालकिन कह रही है तो कर दो। यह सब मुझे बेहद चुभता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया था कि अगले कुछ दिन कैसे गुजरने वाले हैं। ऐसे ही पूरा दिन इधर उधर के कामों में ही गुजर गया। जैसे ही रात हुई मैं अपने कमरे में जाने लगा तो रीतू कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो राहुल? माँ ने कहा था कि तुम मेरे कमरे में सो जाना। यह सुनते ही मुझे मालकिन की बात याद आ गई। मैं हैरानी से रीतू की तरफ देखा। मैंने कहा, छोटी मालकिन, मुझे अपने कमरे के अलावा कहीं नींद नहीं आती। वह कहने लगी, माँ ने कहा था कि तुम सोओगे तो मतलब तुम ही सोओगे, चलो शराफत से आओ मेरे कमरे में। लेकिन मुझे अजीब सी बेचैनी सी शुरू हो गई थी। रीतू बेड पर जाकर लेट गई थी। उसने लाइट बंद कर दिया। मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। भले वह 20 साल की थी। मुझे किसी की एक बात याद आने लगी कि जहाँ एक मर्द और एक औरत हो तो वहाँ तीसरा शैतान होता है। पता नहीं मालकिन ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उनकी बेटी के कमरे में अकेला रहूं। उनको चाहिए था कि वह नौकरानी को रीतू के साथ सुलाती। एक नज़र मेरी बेड पर लेटी रीतू पर पड़ी तो उसके चेहरे पर जाकर मेरी नज़र टिक गई। सोई हुई बड़ी मासूम सी लग रही थी। एकदम ही मैंने अपनी नज़र बदली, अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा कि उससे पहले कि मुझ पर शैतान हावी हो मैं सो जाऊं। कुछ देर बाद मैं सो गया। मोबाइल के तेज अलार्म बजने पर मेरी आंख खुली। मैं हड़बड़ाकर उठकर बैठा तो देखा कि रीतू नींद में ही अपनी मोबाइल का अलार्म बंद कर रही थी। मैं जल्दी से उठकर उसके कमरे से बाहर निकल गया। उसे स्कूल जाना था। मालकिन ने कहा था कि ड्राइवर के साथ रीतू को अकेला मत भेजना, इसीलिए जब रीतू तैयार होकर कमरे से बाहर आई, ड्राइवर के साथ मैं जाकर उसे स्कूल छोड़ आया। मैंने लाइट जलाई, वहां कोई नहीं था। एक दरवाजा किचन का बाहर की तरफ भी खुलता था। जब मैं वहां देखा तो उसकी कुंडी खुली हुई थी। जब मैं वहीं से बाहर निकला, बाहर भी सन्नाटा था और वापस हाल में आकर लेट गया। यह सोचने लगा कि कौन आदमी था जो रात के इस वक्त अंदर आया था। मैं रीतू के कमरे में चला गया। वे बेड पर सोई हुई थी। मैं जाकर कालीन पर लेट गया। रात को जैसे ही कुत्ते के भौंकने की आवाज आने लगी, कहने लगी कि मुझे डर लग रहा है, यह कुत्ते मुझे खा जाएंगे। माँ, मेरा हाथ पकड़ लो। वह बेड पर अपना हाथ मार रही थी। नींद में मालकिन को ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने बिस्तर से उठा और अपना हाथ रीतू के हाथ में दे दिया। मेरा हाथ पकड़कर फिर से गहरी नींद में सो गई थी। काफी देर मैं खड़ा रहा। जब वह गहरी नींद में सो गई तो मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से अलग किया और दोबारा कालीन पर जाकर लेट गया। उसके बाद मैं रीतू के कमरे में ही सोने लगा था। मैंने भी खीर खा ली और रात को रीतू के कमरे में चला गया। उस रात मुझे बड़ी गहरी नींद आई। मैं जो सोया था, सुबह ही मेरी आंख खुली। जब मैंने देखा तो बेड खाली था। उस वक्त सुबह के 7 बजे थे और वैसे भी आज रविवार का दिन था, छुट्टी थी। मैं कमरे से बाहर आया तो रीतू वहां पर भी नहीं थी। मैंने उसे पूरे घर में देखा, मुझे कहीं नजर नहीं आई। मैं डर गया। मैं तमाम लोगों को शोर मचा के जगा दिया। सभी उसे ढूंढने लगे, लेकिन वह पूरे घर में कहीं नहीं थी। मेरा तो वह हाल था कि काटो तो खून ना निकले। मालकिन उसे मेरे भरोसे पर छोड़कर गई थी। मैं कैसे रात को गहरी नींद सो गया था। मुझे पता चला कि खाना बनाने वाला बावर्ची भी वहां से गायब था। फिर मेरे ख्याल में आने लगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी को रीतू के कमरे से बाहर देखा था। वह भागते हुए किचन में गया था। शायद वह बावर्ची ही था। मैंने फौरन से मालकिन को फोन किया और सारी बात बताई। मैं उसका पता सब जानता था। उसका पीछा करो, मैं पुलिस को फोन कर देती हूँ। मैं भागकर खाना बनाने वाले के घर गया तो मालूम हुआ कि उसके बीवी बच्चे कहने लगे वह तो घर पर आया ही नहीं। फिर मुझे मोहल्ले वालों से पता चला कि सुबह सुबह बावर्ची रीतू के मुंह पर हाथ रखकर उसे गाड़ी में बैठकर कहीं ले जा रहा था। उस वक्त पुलिस भी आ चुकी थी। सारी छानबीन के बाद बंगले के बाहर लगे कैमरे की मदद से हमें गाड़ी का नंबर मिल गया था और साफ उसमें नजर आ रहा था कि
बावर्ची रीतू के ऊपर हाथ रखकर जबरदस्ती उसे गाड़ी में बैठा रहा था। गाड़ी का नंबर ट्रेस हो चुका था। मैं भी पुलिस वालों के साथ गया था। जैसे ही गाड़ी तक पहुंचे जहां उसके कुछ दोस्त रहते हैं, मैं भागता हुआ उस तरफ जाने लगा जहां उसके दोस्त का घर था। पुलिस बाद में पहुंची, लेकिन मैं उस घर में पहले पहुंच चुका था। मैंने दरवाजे पर जोरदार लात मारी तो दरवाजा खुल गया। सामने वह बावर्ची और 3 आदमी मौजूद थे। उन्होंने रीतू को रस्सी से बांधकर रखा था। वह बहुत रो रही थी। यह देखकर तो मेरा खून खोल उठा। मैंने उन तीनों की पिटाई शुरू कर दी। इतनी देर में पुलिस वहां पहुंच गई थी। उनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। रोते हुए रीतू मेरे गले से लग गई, बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा कि तुम परेशान ना हो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मालकिन भी वापस आ गई थी। मालकिन रीतू को गले लगाकर रोने लगी। मैंने कहा कि मैं इसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूं और जब तक मैं जिंदा हूं आप बेफिक्र रहे। यह सुनकर मालकिन खुश हो गई। इस कहानी के माध्यम से कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं उभर कर सामने आती हैं, जो व्यक्तिगत नैतिकता, जिम्मेदारी और सामाजिक मर्यादाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए इन शिक्षाओं पर गहराई से विचार करें। उसकी मालकिन उस पर पूरा भरोसा करती है और उसे घर की पूरी देखभाल सौंप देती है, लेकिन धीरे धीरे वह धैर्य से काम लेता है और समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति में धैर्य और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। हड़बड़ाहट से अक्सर समस्या बढ़ जाती है, जबकि धैर्य रखने से समस्या का समाधान मिलता है। जिम्मेदारी, भरोसा, ईमानदारी, आत्मनियंत्रण और संवाद जैसे मूल्य किसी भी समाज और व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें अपने जीवन में इन शिक्षाओं को आत्मसात करना चाहिए ताकि हम एक बेहतर इंसान और एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों का मजा ले सके। बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।